आज तो 4 से 5 की क्लास हो रही है, सो एवरीवन हैज टू बी सुपर एक्टिव। ठीक है, बाद में रात को फिर से मुलाकात होगी मेरी एक बैच वाले बच्चों से, तो बाकी बच्चे लेकिन पूरे एक्टिव रहो अभी। तो आज आपका जो लेक्चर है न्यूटन लॉज का, उसके अंदर हमारा प्लान ये है, मतलब मेरा प्लान ये है कि फोर्स ड्यू टू अ स्प्रिंग वाला जो पार्ट है वो आपका डिस्कस करूंगी। ये वाले पार्ट के बाद हमारा एक, मतलब आफ्टर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्लास, आफ्टर वी आर डन विद फोर्स ड्यू टू अ स्प्रिंग, वी विल start a very interesting and a very important topic for JEE purpose, which is constrained motion. ठीक है, तो अभी हम फोर्स ड्यू टू अ स्प्रिंग पढ़ ही रहे हैं, बाद में हम लोग कंस्ट्रेन्ड मोशन जो है वो शुरू कर लेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में, उसमें भी थोड़ा टाइम लगाएंगे, वो भी आपका काफी जरूरी टॉपिक रहता है। ठीक है बेटा, तो सब लोगों ने अभी तक स्ट्रिंग तो देख लिया, हम लोगों ने स्ट्रिंग तो देख लिया क्या होता है ना बच्चों? स्प्रिंग भी सब बच्चों ने देखा ही है। यस मैम, खेला है ना, खेला हुआ भी है स्प्रिंग से, सब बच्चों ने देखा भी हुआ है। तो एक आइडियल स्प्रिंग क्या होता है? एन आइडियल स्प्रिंग इज आल्सो मेड अप ऑफ अ स्ट्रिंग ओनली। एन आइडियल स्प्रिंग is nothing but an object which is made up of an ideal string. एक आइडियल स्ट्रिंग का वो बना होता है, और आइडियल स्ट्रिंग का क्या मतलब है? जितने भी स्ट्रिंग्स हम अभी तक कंसिडर कर रहे हैं वो सारे मासलेस हैं, उनका कोई मास तो होता नहीं, और इनएक्सटेंसिबल है, वो आपके एक्सटेंड भी नहीं हो सकते। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, ये वाली जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये आपके स्ट्रिंग के अंदर होती हैं। दैट जो आपका स्ट्रिंग होएगा दैट विल बी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। बस उसमें और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर इसको एक हेलिक्स के फॉर्म में बनाया जाता है, वूंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, वूंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, वूंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़े से अलग तरीके से बनाया जाता है, और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो स्प्रिंग की लेंथ होती है वो आपकी फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से वेरी कर सकती है। ठीक है, फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो वेरी कर सकती है। अगर मैं इस चीज का आप लोगों को एग्जांपल दूं तो सपोज ऐसे यहाँ पर हमारे पास एक ये दीवार सी है, ठीक है, सपोज ये येलो कलर की हमारे पास एक दीवार है, और इस दीवार के ऊपर मैंने एक स्प्रिंग ऐसे लगा रखा है, ये स्प्रिंग मैंने कुछ इस तरीके से लगा रखा है। तो बेटा आप लोगों को ये पता है कि अगर मैं इस स्प्रिंग को खींचूंगी, सपोज मेरा ये स्प्रिंग काफी लंबा सा है, ये इसकी लेंथ है L0, ये इसकी कुछ लेंथ है L0। अब अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगी तो ये लंबा हो जाएगा, और यस मैम, है ना। तो ये स्प्रिंग को खींचने के लिए मैंने क्या किया होगा? मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई होगी, इस डायरेक्शन में कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी, यस मैम, है ना बेटा। तो इसीलिए इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कुछ बढ़ गई। लेट मी से दैट इट हैज इंक्रीज्ड बाय सम अमाउंट x। अब इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है, तुम लोग भी स्प्रिंग से खेले हुए हो, है ना, तुम्हें भी पता है कि अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग की कुछ टेंडेंसी होती है कि वो वापसी अपनी रेस्ट वाली लेंथ पे चला जाए। यस है ना, स्प्रिंग तो यही चाहेगा ना कि भाई चलो ठीक है, तुमने बहुत मेहनत करी, तुम लोगों ने मेरे पे फोर्स लगाई, बट मैं तो अपनी जो रेस्ट वाली पोजीशन है उस पर वापसी जाना चाहता हूँ। तो होता क्या है बेटा कि एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है स्प्रिंग के केस में। ये हमारी फोर्स है जो स्प्रिंग के केस में डेवलप हो रही है। दिस इज द फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड इन द केस ऑफ अ स्प्रिंग, व्हिच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच यू हैव अप्लाइड। दीपक बेटा कोई डाउट है बच्चा? आपका हैंड नो रेज मैम, था। गलती से हो गई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये तो तब हो गया जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। अब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस भी तो कर सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो कंप्रेस द स्प्रिंग। यस मैम, ठीक है, सपोज मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और मैंने अपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ पर भी मेरी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कुछ, अगर ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो x है, तो L0 माइनस x मेरे स्प्रिंग की लेंथ हो गई। तो बेटा यहाँ पर भी आपने देखा है कि अगर मैं उसको कंप्रेस भी करूंगी तब भी मेरा स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक करना चाहेगा, है ना। My spring will want to bounce back in the opposite direction. yes, So there will be some force which will be developed in this particular direction. There will be some force which will be developed in this particular direction. This will be the force developed in the spring. ठीक है बेटा? हेलो बेटा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है अभी? क्या होता है टाइम? गुड इवनिंग कब से शुरू होती है? मैम 6 बजे के बाद वैसे। गुड इवनिंग चल रहा है? गुड इवनिंग हो गया 4 बजे के बाद? मेरे को लगा अभी 4 आफ्टरनून ही चल रहा है, इतनी धूप है बाहर। मैम हाँ कृष्णा बेटा, कर दोगे? मैम हाँ, एक मेरा बार क्वेश्चन ये था मैम, आपने मैम स्प्रिंग की डेफिनेशन में लिखा है कि वो इनएक्सटेंसिबल होती है। नहीं, मैम इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग नहीं होती, जिस वो स्प्रिंग की बनी है वो इनएक्सटेंसिबल होती है। अच्छा मैम, ठीक है? मटेरियल
मटेरियल की जो अब जैसे मैंने सबसे पहले एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने स्प्रिंग की डेफिनेशन क्या लिखी है कि वो बनती जिस मटेरियल की है वो इनएक्सटेंसिबल है। तुमने जितनी लेंथ यूज करी थी उसकी लेंथ उतनी रहेगी, बट स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हम हीलिक्स के फॉर्म में बनाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इस डिजाइन की वजह से स्प्रिंग पे फोर्स लगाकर हम उसकी लेंथ को वेरी कर सकते हैं। सही बात है ना बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वाले दोनों एग्जाम्पल से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई, दैट स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी to resist any kind of deformation, है ना। और उसके लिए वो एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो अप्लाई कर रहा है जितनी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उसके। मैम क्या बताया अभी आपने? ठीक है बेटा, मैंने ना आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है फोर्स ड्यू टू अ स्प्रिंग। ठीक है, तो आज हम स्प्रिंग के बारे में डील करेंगे कि जैसे अभी तक पुली वगैरह के जितने भी सिस्टम्स है उनके अंदर हमारा एक सीधा सादा स्ट्रिंग लगा हुआ था। अब अगर उसी धागे की जगह हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है, तब भी आपके जेई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ अब फोर्स कैसे हुई, है ना बेटा। तो ये स्प्रिंग वाले जो केसेस हैं वो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। स्प्रिंग वाले बहुत सारे केसेस हम बाद में जब ऑसिलेशन वगैरह पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें वैसे केसेस डिस्कस करने हैं कि अगर पुली के ऊपर एक जगह पे धागा है, एक जगह पे स्प्रिंग है, तब क्या होगा, या फिर पुली ही अगर हमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया तब क्या होगा। तो इस तरीके के कुछ केसेस डिस्कस करने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि स्प्रिंग में किस तरीके की फोर्स डेवलप हो रही है। राइट? क्या बेटा? मैम आपने पहले भी स्प्रिंग पढ़ा रखा है मैम? नहीं, ओके मैम। स्प्रिंग अभी हमारा फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है, स्प्रिंग तुमने समझा ही फर्स्ट टाइम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर इनिशियली स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कुछ L0 है और उस स्प्रिंग को मैं खींच रही हूँ, एक्स लेंथ से उसको खींच रही हूँ, तो स्प्रिंग के अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो जाती है जो उसको रिस्टोर करना चाहती है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। और वैसे ही अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही हूँ तब भी उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो रही है। इज दिस पार्ट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, अब ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझते हैं कि ये स्प्रिंग फोर्स क्या होती है। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कि तुम बाद में और डिटेल में इस चीज को पढ़ोगे, बट स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम हुक्स लॉ से देते हैं, हुक्स लॉ से स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आता है। और ये जो फोर्स तुम्हारी स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो रही है, इट इज इक्वल्स टू -k मल्टीप्लाइड बाय x वेक्टर। ठीक है, जो ये फोर्स डेवलप हो रही है इट इज -k मल्टीप्लाइड बाय x वेक्टर। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर तुम पिछले दोनों केसेस में देखोगे तो जिस डायरेक्शन में तुमने अपने स्प्रिंग को खींचा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करी है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रही है ना। यस है ना, मैम। यहाँ पर मैंने x इस डायरेक्शन में लिया, यहाँ पर मैंने x को इस डायरेक्शन में लिया। दोनों केसेस में मेरी जो स्प्रिंग की फोर्स डेवलप हुई है, स्प्रिंग की वजह से फोर्स डेवलप हुई है, वो मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हुई है। तो यहाँ पर जो x टर्म होती है, x इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। x इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये तुम्हारी स्प्रिंग की लेंथ कितनी चेंज हुई। और k जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग तुम्हारी हो सकती है। ठीक है, k एक स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू कि किस मटेरियल पे है, किस चीज पे है, उस पे ये डिपेंड करती है। सही है बेटा? ओके मैम। ठीक है, और जो भी हमारा आइडियल स्प्रिंग होता है, आइडियल स्प्रिंग के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जितनी तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वही सेम एज इट इज फोर्स तुम्हारी रिस्टोरिंग फोर्स की तरह आ जाए। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड तुम्हारा kx के बराबर ही होता है। इज दिस पार्ट ऑल्सो फाइन? ठीक है, तो तुम्हें याद एक डाउट था हाँ बेटा। मैम, मतलब आइडियल स्प्रिंग के अलावा जैसे कि कोई और स्प्रिंग है तो मैम उसमें फोर्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, मतलब जो हाँ, हमने उसमें लगाया। जैसे अगर आइडियल स्प्रिंग के केस में तो हम बता सकते हैं, दूसरे वाले जो स्प्रिंग होते हैं ना उनके केस में तुम्हारा कुछ लॉस वगैरह भी हो जाता है। कभी कभी तुम देखते हो कि जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी नहीं आ पाता। है ना, तुम लोग अगर बहुत ज्यादा खेल लोगे उस स्प्रिंग से तो वो ओरिजिनल पोजीशन में वापसी नहीं आ पाए, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें इक्वल नहीं हुई ना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के। मैम आइडियल रिस्टोरिंग स्प्रिंग का फोर्स, मतलब है मैम, मतलब ये फार्मूला आइडियल स्प्रिंग मतलब हाँ, ये रियल सिचुएशंस में इसको थोड़ा ट्वीक कर देते हैं, बट ये जो है ये हमारा आइडियल स्प्रिंग में चल रहा है कि कोई स्प्रिंग मासलेस है, उसमें कुछ भी लॉस वगैरह नहीं हो रहा, वो अपनी इलास्टिसिटी लूज नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में तुम्हारे स्प्रिंग की जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट माने इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है एक तरीके से, स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर्स कि तुम्हारा स्प्रिंग कितना स्टिफ है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिनोट्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, डिनोट्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। मतलब तुम्हारे स्प्रिंग को एक तरीके से कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना कितना इजी है या फिर कितना डिफिकल्ट है, ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट से पता चलता है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट डिनोट्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग which signifies how difficult it is to deform the spring, सही है। ये चीज समझ में आई, मतलब किस तरीके से मेरा जो स्प्रिंग है वो अपनी कंप्रेशन या फिर अपनी जो भी एक्सटेंशन मैं उसमें करना चाहती हूँ उसको रेजिस्ट कर रहा है, वो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे बताता है। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। ये नोट डाउन भी कर लिया बच्चों? मैम एक बार Yes, ma'am. अच्छा, अभी रुक लिखा जाती है, हूँ। उसको ओवरव्यू दे सकते हैं आप? स्क्रीन पे लिखा है मैंने आपने। अच्छा, जो अभी अभी लिखा है बेटा, मैंने क्या क्या लिखा कि अभी मैं इसको एग्जांपल देके भी समझाऊंगी। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक बार इसकी ऊपर से फॉर्मूला देखो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, ठीक है। तो सपोज मुझे 1 मीटर की 1 मीटर तो क्या है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ चेंज करनी है और मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ 10 के बराबर है, तो मेरी फोर्स 10 न्यूटन लगेगी, यस मैम। है ना। हाँ, अगर yes, मुझे ma'am. स्प्रिंग की लेंथ 1 सेंटीमीटर से ही चेंज करनी है और मेरा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 20 के बराबर है, तो मेरी फोर्स 20 न्यूटन 20 लगेगी, मीटर। है ना। तो एक तरीके से ये स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे क्या दिखा रहा है कि भाई मेरे स्प्रिंग को चेंज करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत पड़ रही है। तो जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होएगा उतना ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब उतना ज्यादा मेरा जो स्प्रिंग है वो स्टिफ है, ठीक है। ये चीज इमेजिन कर सकते हो अब बेटा, यस मैम। है ना। अच्छा, ओके मैम। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी देके चलो मैं तुम्हें समझा भी देती हूँ। तो सपोज अब एक इलस्ट्रेशन समझ लो इसको। सपोज मेरे पास ऐसे एक ये ग्राउंड है कुछ भी मान लो, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर दो ऐसे स्प्रिंग ऐसे इस तरीके से लटके हुए हैं, ठीक है। दो स्प्रिंग मेरे पास इस तरीके से है मेरे पास, जिनकी दोनों की जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ सेम है, दोनों की जो इनिशियल लेंथ है वो सेम है, L0 और L0 है, सही है बेटा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के ऊपर ना एक बॉल रख दी, इन दोनों के ऊपर एक सेम मास की बॉल मैंने प्लेस कर दी, ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये मेरा पहला स्प्रिंग है, ये मेरा दूसरा स्प्रिंग है। मैंने ऑब्जर्व किया कि पहला स्प्रिंग तो बहुत थोड़ा सा ही उसकी जो लेंथ है वो चेंज हुई, पहले स्प्रिंग की जो लेंथ है वो बहुत थोड़ी सी ही चेंज हुई। तो यहाँ पर अब जो मेरी लेंथ हो गई है दैट इज L0 माइनस x1, तो बहुत थोड़ा सा चेंज आया लेंथ में, बहुत बड़ा चेंज नहीं आया आफ्टर आई हैव केप्ट द बॉल ऑन टॉप। दूसरे स्प्रिंग में मैं देख रही हूँ कि चेंज जो है वो लेंथ का वो थोड़ा ज्यादा आ गया, चेंज जो है लेंथ का वो थोड़ा ज्यादा आ गया, ठीक है। तो दूसरे स्प्रिंग के अंदर जब हमने बॉल रखी तो वो जो स्प्रिंग है वो बहुत ज्यादा अपना कंप्रेस हो गया, इस तरीके की उसमें जो लेंथ है वो चेंज हो गई। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस होएगा इन दोनों स्प्रिंग में, तभी ये दोनों में चेंज हो पाया है, हाँ, Yes, यस ma'am. मैम। है ना। अब तुम इस सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देख सकते हो कि दोनों स्प्रिंग के ऊपर तुमने जो फोर्स लगाई है वो तो सेम है, हाँ, यस Force- मैम। Yes, ma'am. force applied on both the springs is the same, which is equal to the mass of the body, मतलब weight of the body. Force applied on both the springs is same, both the springs is same. इसका मतलब क्या है, that F1 must be equal to F2, F1 must be equal to F2. तो अब तुम यहाँ पर अगर इस रिलेशन से देखते हो तो इसका मतलब क्या है, F1 की वैल्यू कितनी है, जो भी मेरे स्प्रिंग 1 का कांस्टेंट होएगा मल्टीप्लाइड बाय x1 व्हिच इज माय जो भी मेरी लेंथ में चेंज आया है वो x1 के बराबर है, एंड दिस विल बी इक्वल टू k2 मल्टीप्लाइड बाय x2। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज हम लोगों को क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो कि x1 की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू x2, तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई ना, दैट k1 इज ग्रेटर देन k2, यस मैम। है ना बेटा। तो एक तरीके से मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बता रहा है कि मेरा जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है, क्या हो रहा है वो स्प्रिंग के अंदर, वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, जो भी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं उसमें वो अपनी लेंथ की चेंज को कितना रेजिस्ट कर रहा है, वो हमारे को स्प्रिंग कांस्टेंट के थ्रू पता चल जाता है। सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ, एक और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज समझ लो कि अभी तक हम लोगों ने ना जो स्प्रिंग है उसका केस तो पढ़ लिया है, अभी तक तुम लोगों ने स्प्रिंग का जो केस है वो तुमने पढ़ लिया है। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज होती है स्प्रिंग के केस में और स्प्रिंग के केस में, ठीक है। 2-3 सिमिलैरिटीज होती है स्प्रिंग के केस में और स्प्रिंग के केस में,
अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो सपोज मैं स्ट्रिंग की बात अगर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं स्प्रिंग की बात कर रही हूँ, तो सिमिलैरिटी मेजर यही है कि किसी भी चीज में अगर मैं स्ट्रिंग टांग रही थी, किसी भी चीज में अगर मैं स्ट्रिंग टांग रही थी, तो स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स आती है वही कुछ फोर्स ही तो आती है Yes, ma'am. है ना। यहाँ Yes, पर अगर ma'am. हमने कुछ मास डाला तो हमें पता है कि हमारी कुछ टेंशन फोर्स आएगी जो हमेशा हमारी पुलिंग फोर्स होगी, जो हमेशा हमारी पुलिंग फोर्स होगी। तो बेटा स्प्रिंग के केस में भी समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग। अगर मैं सपोज इस मास को अब किसी ऐसे से टांग दूं, किसी स्प्रिंग से टांग दूं, तो स्प्रिंग के ऊपर जो हम फोर्स लिखेंगे वो तुम्हारी kx के बराबर हो जाएगी। स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही है तुम्हारी, स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स तुम्हारी लग रही है स्प्रिंग के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू kx, है ना। हम जो फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो तो ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगी ना बच्चों, Yes, है ना। ma'am. तो अगर कोई Yes, बहुत, ma'am. तो अभी हम देखेंगे ये वाली चीज भी कि अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा होगा ना, तो उसमें स्प्रिंग को छोड़ देना, वहां पर उसकी जगह एक स्ट्रिंग ड्रॉ कर लेना और उसमें जो टेंशन का एक्सप्रेशन है वो निकाल लेना। अगर टेंशन का एक्सप्रेशन निकालोगे उसको kx के बराबर करोगे, तुम्हारा वहां से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक और जो इन दोनों में सिमिलैरिटी बोल लो या फिर इनके केसेस को कंपेयर करने के लिए बोल लो, स्ट्रिंग भी तुम्हारा मासलेस होता है, स्ट्रिंग तुम्हारा मासलेस होता है, और ये तुम्हारा इनएक्सटेंसिबल होता है, ये तुम्हारा इनएक्सटेंसिबल होता है ना। स्ट्रिंग के अंदर इनएक्सटेंसिबल होता है। मासलेस होने का क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज मासलेस है ना, तो उसमें पूरे के पूरे में तुम कभी भी कहीं पे भी टेंशन का मैग्नीट्यूड ड्रॉ करोगे, वो टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, Same है ना। वैसे ही अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग हमारा मासलेस है, स्प्रिंग भी हमारा मासलेस है, बट स्प्रिंग हमारा एक्सटेंसिबल होता है, स्प्रिंग हमारा एक्सटेंसिबल होता है। इसकी जो लेंथ है वो अपन लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। हम जो ये स्प्रिंग है उसकी लेंथ चेंज नहीं कर सकते, स्प्रिंग की चेंज कर सकते हैं। तो स्प्रिंग के केस में भी यही मतलब है इसके मासलेस होने का कि ये जो फोर्स है ये पूरे के पूरे स्प्रिंग में सेम फोर्स लग रही है। ऐसा नहीं है कि खाली एक जगह पे फोर्स लग रही है, दिस एंटायर फोर्स इज एक्टिंग थ्रू आउट द स्प्रिंग। इज दैट पार्ट ऑल्सो ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ कि अब तुम जैसे लेबोरेटरीज वगैरह में देखते हो, तो वेट को मेजर करने के लिए ना एक चीज यूज होती है जिसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। अभी Yes, लेबोरेटरी में ma'am. देखा है, Spring balance. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत है ना। बढ़िया। Yes, हाँ, ma'am. बहुत बार देखा है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। तो स्प्रिंग बैलेंस नामक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है वेट वगैरह मेजर करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से सपोज ये एक फिक्स्ड एंड है, यहाँ से एक स्प्रिंग अंदर की साइड पे टंगा होता है, इसमें भी एक अंदर की साइड पे तुम्हारा बढ़िया स्प्रिंग सा होता है, और यहाँ पर स्क्रीन पॉज रहेगा। अच्छा एक सेकंड, आई थिंक अब गूगल मीट में दिक्कत आ रही है। मेरी कल कुछ टीचर्स से बात हुई, सो दे वर सेइंग दैट आवर स्क्रीन वाज पॉजिंग सो मच, सो आई एम बिलीविंग दैट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इन गूगल मीट। तो बेटा अब ये स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके से होता है। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर आपके, मैम आपको क्या करवा दिया? बेटा मैंने स्प्रिंग वाला केस शुरू करवा दिया। अभी एक बार को एक रिकैप भी दे दूंगी सब बच्चों के जो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग के केस में अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी अंदर लगा हुआ तो एक स्प्रिंग ही है, यहाँ पर भी अंदर तुम्हारा एक स्प्रिंग Yes, ही लगा ma'am. हुआ है ना। यहाँ पर तुम्हारे कुछ लेवल्स होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे ऐसे कुछ लेवल्स होते हैं जो तुम देख सकते हो, कैलिब्रेट हो रखा होता है ये कि कितना इसका मास वगैरह होगा, वो ये मेजर कर Yes, ma'am. है ना बेटा। तो स्प्रिंग बैलेंस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो वेट मेजर नहीं कर रहा है एक तरीके से, जैसे हमने देखा था ना कि वेइंग मशीन वेट मेजर नहीं कर रही। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर कर रहा है? इट इज मेजरिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द हुक। इट इज मेजरिंग द force exerted by the object at the hook, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो फोर्स जो होगी, अगर वो mg के इक्वल है तो वो mg आपको मेजर करके दे देगा। अगर तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस भी किसी लिफ्ट वगैरह में रख दिया है, वो ऊपर नीचे कुछ कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो उतना मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर तुम यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर इन दिस केस रीडिंग विल बी mg, इन दिस केस रीडिंग विल बी mg, क्योंकि जो भी तुम्हारी फोर्स लग रही होगी स्प्रिंग पे, जो भी तुम्हारी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रही होगी, दैट फोर्स विल कम आउट टू बी इक्वल टू mg, क्योंकि दैट इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन दिस केस, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो आ जाएगी। इज दैट पार्ट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. तो इतना ही समझना है हमें स्प्रिंग में। अब खाली मुझे इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, समझने का इस पार्ट में इतना ही था। तो एक बार अगर कोई एक रिकैप दे देती हूँ, जो भी बच्चे लेट आए हैं। बेटा स्प्रिंग सब बच्चों ने देखा हुआ है, पता है स्प्रिंग के अंदर हमें पता है कि अगर हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो उसको हम खींच सकते हैं, फिर उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं,
तो बेटा जब भी तुम किसी स्प्रिंग को खींचोगे या कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है ताकि वो जो भी इसकी ये डिफॉर्मेशन है उसको रेजिस्ट करे और अपनी ओरिजिनल जगह पे वापसी आ पाए। सही बात है ना बेटा? स्प्रिंग में देखा है ना कि अगर खेल रहे होते हो वो बाउंस बैक करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे Yes, वापसी ma'am. आना चाहता है। तो ये जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स होती है, इसका वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस इसलिए आया क्योंकि इट इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन टू whatever elongation और whatever compression is taking place। जिस डायरेक्शन में भी तुम उसको खींच रहे हो या उसको कंप्रेस कर रहे हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारी जो स्प्रिंग की फोर्स होती है वो लगती है। सही बात है ना बेटा? फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये जो फोर्स होती है ये माइनस के एक्स के बराबर होती है। के एक्स के बराबर लिख लो स्प्रिंग की जब फोर्स अपनी, अगर तुम डायग्राम में उसका एरो से सही रिप्रेजेंट कर दोगे तो के एक्स के बराबर लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस सिचुएशन में के जो होता है वो तुम्हारा बताता है कि स्प्रिंग कितना स्टिफ है। स्टिफ का मतलब क्या है कि उसको डिफॉर्म करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। ये भी हमने एक एग्जांपल से समझा कि जिस स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन ज्यादा हो रही थी, जिस स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा चेंज हो रही थी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कम आया एज कंपेयर टू द स्प्रिंग जिसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्प्रिंग के केस में जैसे तुम्हारे पास टेंशन फोर्स होती है, वैसे ही स्प्रिंग के केस में तुम्हारे पास एक एफएसपी स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की फोर्स होती है वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा के एक्स के इक्वल हो जाएगा। स्प्रिंग तुम्हारा मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होता है, स्प्रिंग तुम्हारा मासलेस होता है और एक्सटेंसिबल होता है। और फिर फाइनली हमने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में सीखा कि स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो क्या मेजर करता है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी फोर्स उसके हुक पे लगा रखी है। तो यहाँ पर जैसे आपकी जो फोर्स है वो mg के बराबर ही लगेगी, तो इस सिचुएशन में रीडिंग जो होगी तुम्हारी mg हो जाएगी। थियरी वाले पार्ट में हमें इतना ही पढ़ना है। अब इसके आगे जो है वो मैं खाली अलग अलग तरीके के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ताकि ये वाली जो चीज है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हमने जो मेजर चीज समझी है वो ये समझी है कि स्प्रिंग की जो फोर्स होती है वो के एक्स के बराबर होती है। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार बताओ। हाँ रचना बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग सॉरी बेटा जी। मैम, आज लेट हो गई मैं। कुछ नहीं होता बेटा। अभी ना जैसे हमने मेजर चीज यही समझी है कि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रही होती है वो तुम्हारी के एक्स के बराबर होती है, उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स हमारी चेंज इन लेंथ होती है, यहाँ पर इलोंगेशन या कंप्रेशन कितना हो रहा है। ओके मैम। मैम और ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा? और कुछ नहीं पढ़ा, 2-3 चीजें पढ़ ली है, मतलब मेजर चीज जिससे तुम्हारे अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व होने हैं वो यही है। ओके मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन मैम सॉल्व के कर एक्स करके में देख मैम लेंगे। के कांस्टेंट है के और कांस्टेंट है, के आपका स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ओके मैम। मैम है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू, आपकी वैल्यू जरूरत नहीं है लिखने की, इसकी वैल्यू आपकी अलग अलग स्प्रिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो डाल देना, वरना के एक्स के फॉर्म में छोड़ देना। ओके मैम। ठीक है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये स्प्रिंग के लिए अलग अलग, स्प्रिंग के लिए अलग अलग वैल्यू। थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, अब इस तरीके का क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व करोगे। हाउ विल वी सॉल्व, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपका आ सकता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग्स हैं इनफैक्ट, दोनों अनस्ट्रेच्ड है, और अगर हम इसको किसी डिस्टेंस से डिस्प्लेस करके उसको छोड़ देते हैं तब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी। इस सिचुएशन में हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी। तो सपोज ये तो हमारी ऐसे दीवार हमें गिवन है, ये हमारी ऐसे दीवार गिवन है, ये हमारे 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये हमारे 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं जिनसे हमारा एक मास जो है वो बंधा हुआ है, जिनसे हमारा एक मैम मास जो है वो बंधा स्प्रिंग हुआ है। इम्पोज हो गई। अच्छा एक सेकंड बेटा, अभी आ गई बच्चा? मैम ठीक है, Yes, तो ma'am. लेट मी से कि मेरी जो मैं डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ वो इस डायरेक्शन में कर रही हूँ, जो मैं डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ वो इस डायरेक्शन में कर रही हूँ। लेट मी से दैट मेरे जो ये स्प्रिंग है इन दोनों का, दोनों अलग अलग स्प्रिंग गिवन है, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हारा कुछ K1 और K2 के बराबर है। तो अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो मास का कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ। सेम सारी चीजें हैं, बस स्प्रिंग की जगह स्प्रिंग आ गया, उसका फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे ये चीज बता दो। अगर मैंने एक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट करी है तो मास पे बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। 2-3 तो तुम्हें पता ही है। मैम एक हाँ। वेट। ठीक है, वेट चलो नीचे लगेगा, के तो हमारी mg और लग मैम रही है, नीचे टेंशन की लगेगी। डायरेक्शन में हमारी मैम mg दो लग गई। टेंशन टेंशन, अब हाँ, अब ये जो टेंशन तो यहाँ पे लग नहीं रही, कोई धागा तो है नहीं, कोई धागा तो Yes, है नहीं, ma'am. टेंशन तो तुम्हारी लग नहीं रही। Yes, तुम्हारी ma'am. लगेगी क्या, तुम्हारी कुछ नेट फोर्स लगेगी। K1 वाला जो स्प्रिंग है उसको तुम ऐसे ऐसे उसको कर रहे हो, K1 वाला जो स्प्रिंग है उसको इस तरीके से कर रहे हो, तो स्प्रिंग जो मास पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में नहीं लगाएगा, हाँ यस मैम। है ना। और सिमिलरली ये वाला जो मास, ये वाला जो स्प्रिंग है इसको तुम खींच रहे हो, ये चाहेगा कि मैं मास को वापसी अपने पास ले आऊं, तो ये वाला स्प्रिंग भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा K2x।
सही बात है ना बेटा। ये वाले स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस किया, जो K1 वाला स्प्रिंग है उसको तुमने कंप्रेस किया, वो चाहेगा कि मास वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो मास पे राइट हैंड साइड पे फोर्स लगाएगा। K2 वाले स्प्रिंग को तुमने खींच दिया, K2 वाले स्प्रिंग को तुमने खींच दिया, वो भी तो यही चाहेगा कि मास मेरा वापसी अपनी पोजीशन पे है, तो वो भी मास को अपनी तरफ खींचेगा। मैम हाँ यस मैम। तो इसी Yes, की ma'am. एक्सेलरेशन तो तुम्हारी इसी वजह से आएगी ना, एक्सेलरेशन तो हमारी इस केस में इसी वजह से आएगी। तो अगर यहाँ पर मुझे लिखनी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो डायरेक्टली लिख लोगे, K1x प्लस K2x मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes. सही बात है ना। तो एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, K1 प्लस K2x, K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय m। मैं वही बोल रही हूँ, जो अभी तक चीजें पढ़ते आए हैं वही सारी सेम चीज एप्लीकेबल है। बस ये चीज समझनी है कि स्प्रिंग के अंदर जो तुम्हारी फोर्स लगती है वो kx के बराबर लगती है, और जहां पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। x में जो x की डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग के लिए लेफ्ट में हो रही है, तो इसलिए तुम्हारी दोनों स्प्रिंग की जो फोर्स लग रही है वो राइट हैंड साइड पे लग रही है। इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. चलो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे मैम? सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चा, मैम K2x में राइट हैंड साइड पे क्यों लग रहा है फोर्स? K2x में राइट हैंड साइड पे इसलिए लग रहा है, इसमें भी जो तुम्हारी, अब तुमने स्प्रिंग को ऐसे खींचा, तुमने स्प्रिंग को ऐसे खींच दिया, वो भी तो स्प्रिंग यही चाहेगा कि मास को मैं सेंटर में वापसी ले आऊं। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लगेगी ना स्प्रिंग की जो फोर्स लग रही है। जिस डायरेक्शन में तुमने डिस्प्लेसमेंट लगाई है, जिस पे तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग की फोर्स एक्ट करेगी, है ना। तो इसमें भी तो राइट हैंड साइड पे ही आएगी। ओके मैम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से देख लो कि x हमारा दोनों में लेफ्ट साइड पे लग रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी दोनों के अंदर जो फोर्स लगेगी वो राइट हैंड साइड पे ही लगेगी। चलूं बच्चों आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equals to minus kx, जहाँ पे k की वैल्यू भी आप लोगों को गिवन है। आपसे बोला है कि इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी अगर आपने इसको एक 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से रिलीज कर रहा है। मैम 15 into 20 by 0.3। हाँ अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर दो। ओके मैम मैम। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही आया। कैसे आया भाई, कैसे आया अब ये देखो। मैम ma इक्वल टू माइनस kx कर दिया। बिल्कुल सही बोला, ma is equals to kx कर दोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, माइनस में ही आएगी। तो अगर मेरे Yes, पास ma'am. इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन है, इस तरीके का सिचुएशन है, तो मेरा मास कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, हमारा मास कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज ग्राउंड पे। हमें पता है कि ये मास पे mg फोर्स लग रही है, हमें पता है कि ये मास पे नॉर्मल फोर्स लग रही है। अब तुम्हें क्या बोला है कि एक F is equals to माइनस kx लग रहा है। माइनस kx मतलब इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा है तुम्हारा माइनस kx, है ना, इस डायरेक्शन में तुम्हारी लग रही है कुछ kx फोर्स। तो यहीं पे तुम्हारी एक्सेलरेशन भी तो इसी डायरेक्शन में आएगी, तुम्हारी एक्सेलरेशन भी तो इसी डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ से अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो फ्री बॉडी डायग्राम से डायरेक्टली हमें नहीं दिख गया दैट ma की वैल्यू विल बी इक्वल टू kx। तो मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kx अपॉन m। सही है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हमें 15 गिवन है, x की वैल्यू तो मैं 20 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में चेंज कर लो 0.20 हो जाएगी डिवाइडेड बाय, मैम पॉइंट नहीं 20 सेंटीमीटर है ना, तो 0.2 ही तो सही है। यस मैम ठीक। ठीक है, और इसके बाद डिवाइड कर दो इसको मास से 0.3 से, तो बताओ क्या आंसर आएगा। 10 मैम 10। मैम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। इज दिस पार्ट ओके? मैम जो Yes, स्प्रिंग है ना ma'am. मैम, जो स्प्रिंग फुट लगा रही है मैम, उसके डायरेक्शन निकालने में दिक्कत आ रही है थोड़ी। डायरेक्शन भी तो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगी। फ्री बॉडी डायग्राम जब तुम बना लेते हो ना बॉडी का, तो पॉजिटिव चीज यही है कि तुम्हें डायरेक्शन डायरेक्टली दिख जाती है। यहाँ पर माइनस kx गिवन थी इसलिए मैंने इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लिख दिया। तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी तो फोर्स की डायरेक्शन में आएगी। तो अगर तुम माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस मैम। चलो अब एक इलस्ट्रेशन मैम डाउट था हाँ बेटा, मैम, इससे पहले वाला तो क्वेश्चन था मैम, एक बार वो दिखा दीजिए। हाँ देखो बेटा, हाँ मैम, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला था कि मैम जो मास m है इसको डिस्प्लेस करा है मैम x डिस्टेंस, मैम पता कैसे लगेगा कि हम कहाँ पे डिस्प्लेस करा उसको। दोनों में डिस्प्लेस करोगे आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। मैम वो सही है मैम, पर अगर हमने तो ऐसे, अभी तो हमने 2D में इसको करा है मैम डिस्प्लेस ऐसे ऐसे, और मैम हाँ। अगर इसको 3D में डिस्प्लेस कर रहे हैं हाँ वो सब चीजें हम पढ़ेंगे SHM में, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, सिंपल वो वाली चीज हमें अभी नहीं पढ़नी। अभी थोड़ा सा हम 2D डायमेंशन, अभी जितने भी तुमने करे हैं पार्ट, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उनमें मेजरली इसी तरीके का मोशन हो रहा है।
तो इस तरीके में डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे ही करेंगे। वो जो दूसरे वाला चीज है वो हम बाद में देखेंगे, वो वाली चीज हम अभी नहीं पढ़ेंगे। मैम वो भी 11th के सिलेबस में आ सकती है, अब उसमें तुम देखो, उसमें भी अगर उसको तुम इमेजिन करने की कोशिश करते हो, अगर ऊपर नीचे डिस्प्लेस करते हो तो स्प्रिंग की जो फोर्स होएगी, स्प्रिंग में तुमने जो डिस्प्लेसमेंट करी है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो जाएगी, तो वहां पे तुम्हारा वेक्टर सम की तरीके से बन जाएगा मामला, यस मैम है ना। उसमें भी तो उसमें तुम्हारा जो स्प्रिंग है वो ऐसे आगे पीछे होगा, तो ये ऑसिलेशन का बन जाएगा मेजरली पार्ट। तो उस सिचुएशन में भी स्प्रिंग में फोर्स मैम, तो आगे तुम्हारी करना। ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लग रही है ना। स्लाइड आगे कर दो। हाँ देख लो बेटा, सही है। यस मैम चलूं आगे? यस मैम चलो बहुत बढ़िया। अब एक इलस्ट्रेशन देखो, और तुम मुझे उसका आंसर करने की कोशिश करो। एक इलस्ट्रेशन देखो, ठीक है। तो अब सपोज एक बच्चा है, दो बच्चे हैं रादर। अब सपोज ऐसे दो बच्चे हैं, बढ़िया मस्त ऐसे खड़े हुए हैं अपने, उनके बीच में उनके एक स्प्रिंग था जिसको दोनों ने खींच लिया है। मैम बच्चे तो दिखे नहीं। अबे यार मैंने बच्चे नहीं दिखे, चलो रुको मैं एक बार फिर से बनाती हूँ। स्प्रिंग भी नहीं दिख रही है। स्प्रिंग तो मैंने अब मिटा दी, वो मेरी ढंग से नहीं बनी थी। बच्चे मैंने बना दिए, तो बच्चे नहीं दिखे तो फिर से एक बार कर रही बच्चे हूँ। भी नहीं दिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन खोल रहे हैं। हाँ, दिख गए ना बच्चे? यस मैम दिख गए बच्चे। ठीक है, तो अब क्या है, ये इन बच्चों के बीच में ऐसे एक स्प्रिंग रखा था। अब ये दोनों बच्चों ने ना ये स्प्रिंग को खींच दिया। तो एक बच्चे ने इसको खींचा बाय x1 अमाउंट और दूसरे बच्चे ने इसको खींचा बाय x2 अमाउंट। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितनी लग रही है, ये मुझे बताओ। व्हाट इज द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग? तो कैसे बताओगे? मैम एक्स मैम निकालने मैम ठीक k है, मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है। मतलब कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कि मैम यहाँ पर इस डायरेक्शन में kx2 फोर्स लग रही है और यहाँ पर इस डायरेक्शन है, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी। हमारा जो स्प्रिंग है वो एक मासलेस स्प्रिंग है, तो बेटा पूरे के पूरे स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगी वो तुम्हारी सेम लगेगी। और कितनी लगेगी फोर्स? तुम्हारी कितनी लगेगी? फोर्स विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय नेट एलोंगेशन या फिर नेट कंप्रेशन। नेट एलोंगेशन और नेट कंप्रेशन, तो यहाँ पर दोनों साइड से हम स्प्रिंग की लेंथ बढ़ा रहे हैं ना, तो नेट एलोंगेशन ma'am. कितनी हो जाएगी? x1 plus x2 x1 प्लस x2। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पे हमारी जो स्प्रिंग की फोर्स लग रही है वो ऐसे ही लग रही है, fs एंड fs की जो वैल्यू है दैट इज k x1 प्लस x2। तो तुम्हें स्प्रिंग के केस में जो नेट एलोंगेशन है वो देखनी है, नेट कंप्रेशन अगर हो रही है तो नेट कंप्रेशन देखनी है। ऐसी गलती मत कर देना कि kx1 और kx2 दोनों के दोनों साइड पे लिखा है सेम स्प्रिंग के लिए, इट विल मेक नो सेंस। सही है बेटा, क्लियर है ये वाली चीज? यस मैम क्लियर है। यस मैम। चलो अब थोड़े से एक दो एग्जांपल्स, इसके बस अब क्वेश्चन ही सॉल्व करने और कुछ नहीं करना। तभी ये स्प्रिंग वाला अब तुम्हारे ना यही रह गया, अब न्यूटन लॉज में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद खाली उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस इतना ही पार्ट रह जाता है हमारा। ठीक है, तो अब सपोज ऐसे ये ग्राउंड है हमारे पास, ठीक है, सपोज ग्राउंड दिख रहा है अभी, हाँ ठीक है, ग्राउंड इज विजिबल। इसके ऊपर मैंने दो ब्लॉक्स लगा रखे हैं, एक मेरा बी ब्लॉक है और एक मेरा ए ब्लॉक है। एक बी ब्लॉक है और एक ये ए ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में मैंने लगा रखा है एक स्प्रिंग। लगा रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ के बराबर है, के की कुछ वैल्यू ले लो, 100 न्यूटन पर मीटर ले लो। सही है, तो अब तुम्हें बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्स, फाइंड फोर्स इन द स्प्रिंग ऑफ बोथ ब्लॉक्स if they are displaced by 1 meter, in the same direction in the opposite direction। तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैम स्प्रिंग मैम फोर्स एक आंसर लिमिटेड है क्या? हाँ, स्प्रिंग फोर्स, फाइंड द फोर्स, स्प्रिंग इन द फोर्स ऑन द स्प्रिंग। हाँ बेटा, मैम जैसे आपने बोला है कि तो दोनों तरफ से 1-1 मीटर खींचा गया है। हाँ, ए को भी और बी को भी खींचा लिया है 1 मीटर से। पहले में क्या करा है, दोनों को सेम डायरेक्शन में खींचा फर्स्ट का आंसर 200 होगा। ठीक है, चलो बाकी बच्चे भी एक बार कैलकुलेट करो। सेकंड का बताओ। मेरा तो उल्टा आ रहा है मैम, सेकंड का 200 आ रहा है, पहले का 0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आया।
यस मैम, मेरा भी यही आ रहा है। फर्स्ट का 0, है ना? सेकंड का 200। बिल्कुल सही। फर्स्ट हाँ, का yes, 0 क्यों ma'am. आएगा? अगर मैं दोनों को 1 मीटर से खींच दूंगी, अगर मैं दोनों को 1 मीटर से खींच दूंगी तो नेट एलोंगेशन तो 0 हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। स्प्रिंग तो मेरा चेंज ही नहीं हुई दोनों की लेंथ, नेट एलोंगेशन 0 होगी, हाँ, मतलब yes, फोर्स ma'am. एंड स्प्रिंग जो है वो मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज अभी विजुअलाइज हुई हाँ, yes, ma'am. है ना बेटा? और बी पार्ट में क्या हो रहा है, अब दोनों को अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही हूँ तो स्प्रिंग मेरा 2 मीटर से बढ़ जाएगा। खींच रही है। हाँ, दोनों डायरेक्शन से खींचूंगी तो जो स्प्रिंग की लेंथ है वो मेरी 2 मीटर से बढ़ जाएगी, तो नेट Yes, ma'am. एलोंगेशन इस केस में 2 मीटर्स हो जाएगी। हाँ, yes, हाँ, ma'am. वेरी गुड बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर स्प्रिंग का निकालूंगी तो मेरी फोर्स जो है वो आ जाएगी कितनी, के मल्टीप्लाइड बाय जो भी नेट एलोंगेशन है, विच विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन। सही है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन भी? हाँ, yes, ma'am. Yes, ma'am, मैम आ इधर गया। नेगेटिव का साइन नहीं आएगा के आगे? किसके? मतलब माइनस के एक्स नहीं आएगा सर? स्प्रिंग की जो फोर्स है उस पर तो हम माइनस लिखना है तो माइनस भी लिख लो, यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे हम मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे हर जगह पे, तो मैग्नीट्यूड से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो भी एक्सेलरेशन वगैरह लगेगी वो उसी हिसाब से लगेगी जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग की फोर्स आ रही है। फ्री बॉडी डायग्राम में तो तुम बना देते हो ना, डायग्राम से ही रिप्रेजेंट कर देते हो यस ना। मैम। सही है, चलूं आगे? Yes, मैम ma'am. एक क्वेश्चन था मैम। Yes, ma'am. हाँ बेटा। मैम जो स्प्रिंग फोर्स है मैम वो 200 न्यूटन आ रहा है सेकंड केस में, है ना मैम? तो मैम जो स्प्रिंग है वो दोनों ब्लॉक पे कैसे फोर्स लगा रही होगी अगर वो दोनों displacement ब्लॉक पे अलग होगा? अपने तरफ खींच रही होगी। अगर मैम दोनों अलग block- अलग डिस्प्लेसमेंट करें हाँ तो क्या हो गया, एक पे अगर तुम 1 मीटर कर दो, एक पे 2 मीटर कर दो, नेट फोर्स निकाल लो, 300 वाली 300 आएगी, तो 300 ही लग रही होगी दोनों ब्लॉक पे। दोनों पे ब्लॉक पे हमारी 300। हाँ, स्प्रिंग जो है Okay, वो ma'am. सेम तरीके की फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग ऐसा नहीं करेगा कि अगर तुमने एक को 1 मीटर से खींचा है, दूसरे को 2 मीटर से खींचा है, तो स्प्रिंग दोनों साइड पे अलग अलग फोर्स लगा रहा हो। स्प्रिंग तो एक ही है ना। ये तो वही टेंशन वाली बात हो गई कि अगर तुमने टेंशन को एक ब्लॉक है 5 किलो का उससे कनेक्ट कर दिया और दूसरी पुली पे 10 केजी के ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, टेंशन तो दोनों साइड पे सेम ही लग रही है ना बेटा, Yes. है ना? तो वैसे ही स्प्रिंग की जो फोर्स है वो सारे के सारे एंड पे सेम ही रहेगी, और जैसे इस सिचुएशन में भी तुमने जिस तरीके से उसको खींचा है तो इस वाली डायरेक्शन में ये पुल करेगी दोनों को। सही है, चलूं आगे? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो अब बेटा एक पैरेलल चीज है, ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन, इसको लिख लो, ट्रिक टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रिक टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब सपोज कोई बच्चा है जिसने आज की क्लास नहीं ली है, ठीक है, तो वो बच्चे को खाली यही स्लाइड देखने की जरूरत है। तो अगर कोई बच्चा है उसने आज की क्लास नहीं ली है पर उसने टेंशन वाली चीज तो समझी है ना, टेंशन वाली चीज तो सब बच्चों को अब समझ में आई गई। धीरे धीरे ये टेंशन वगैरह वाली चीजें तुम्हें इजी लगने लग जाएंगी इस चैप्टर में, अभी जब हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे स्पेशली तब। तो अब सपोज ये मास हमने लटका रखा है यहाँ पर, तो अगर इसका मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगी, क्या क्या इस पे फोर्सेस लग रही है, mg, और इसके ऊपर की डायरेक्शन में हाँ तुम्हारी टेंशन लग रही है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो तुम्हें पता है कि टेंशन की वैल्यू कुछ mg के बराबर होती है। सही है ना? यस मैम। ठीक है, ये हमें आता है। अब बेटा अगर स्प्रिंग का कोई भी अटपटा सा क्वेश्चन दे रखा हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में क्या रखना है, तो स्प्रिंग में फोर्स की जगह टेंशन लिख लेना। स्प्रिंग की फोर्स की जगह टेंशन लिख लेना, तुम्हारा जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, सपोज अब मेरे पास इसकी जगह पे एक स्प्रिंग है, सपोज अब ये जो थ्रेड स्ट्रिंग था उसकी जगह पे मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसको भी मैंने किसी मास m से बांध रखा है। तो अब होगा क्या कि ये मास m की वजह से ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगा, है ना? ये जो Yes, मास m ma'am. है, ये जो Yes, मास ma'am. m मैंने लगा रखा है उसकी वजह से मेरा स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और फिर अपनी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, है ना? फिर अपनी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि जितनी ये इसकी लेंथ चेंज हुई, सपोज ये जो लेंथ का चेंज है वो डेल्टा x के बराबर है, डेल्टा x के यहाँ पर बराबर है, तो जो मेरी फोर्स लग रही है स्प्रिंग की वजह से ऑन दिस मास, दैट विल एक्ट इन दी ऊपर वाली डायरेक्शन। यस मैम। अरे ये देखो मैंने कितना गंदा एरो बना दिया, ऐसे तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, दैट विल एक्ट इन दी ऊपर डायरेक्शन, क्योंकि हमने जो डिस्प्लेसमेंट करी है वो नीचे की डायरेक्शन में करी है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, है ना बेटा? यस ये क्योंकि हमारा जो x है वो इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग पे जो फोर्स है वो उल्टी लग रही है। तो मास पे तो अभी भी दो ही फोर्सेस लग रही है ना, जैसे यहाँ पर लग रही थी, एक तो mg और एक ये फोर्स ऑन द स्प्रिंग। बस यहाँ पर डिफरेंस ये Yes, ma'am. कि ये जो फोर्स ऑन द स्प्रिंग है दिस विल बी इक्वल टू mg इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पर अब तुम फोर्स ऑन द स्प्रिंग को k डेल्टा x के बराबर कर दो, इट विल बी इक्वल टू mg। यहाँ से तुम्हारे पास डेल्टा x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, mg अपॉन k। सही बात है ना बेटा? है ना? सही बात है ना? Yes. तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें ये स्प्रिंग का कोई क्वेश्चन गिवन है और तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, स्प्रिंग हटा देना उस क्वेश्चन में से, स्प्रिंग को रिमूव ही कर देना, वो जो क्वेश्चन है उसमें से स्प्रिंग को रिमूव कर देना, एक सिंपल सीधा साधा वहां पे एक धागा लगा देना, स्ट्रिंग लगा देना और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना।
टेंशन की वैल्यू निकाल लेना वहां से, और वो जो टेंशन की वैल्यू आएगी उसको k डेल्टा x के इक्वल रख देना। समझ में आई ये चीज? यस मैं मैम। क्या बोल रही हूँ, Yes, ma'am. Yes, अगर तुम इस पूरे को किसी धागे से रिप्लेस कर देते तब तुम्हारे पास टेंशन इज इक्वल टू mg आती। फिर यहाँ पर ये जो टेंशन है इसका एक्सप्रेशन डाल दो k डेल्टा x के बराबर, तो वहां से भी तो डेल्टा x की तुम्हारे पास सेम ही वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन k। यस मैम। सही बात है ना? तो इस तरीके से अब क्वेश्चन को हम एक हाँ, दो yes, क्वेश्चन को ma'am. इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहां पर ये जो स्प्रिंग है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय अ स्प्रिंग एंड वील ट्राई टू सॉल्व इट। शुड आई मूव ऑन? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो चलो इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन यूजिंग दिस पर्टिकुलर एनालिसिस व्हिच वी हैव जस्ट लर्न। हाँ बेटा, कॉपी पेस्ट करना है, कर लो पीछे प्लीज। अच्छा कॉपी पेस्ट करना है, ये लो कर लो बेटा। ये ट्रिक बहुत बढ़िया है। ये ट्रिक में खाली हमने ये चीज सीखी, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें खाली हमें kx वाली जो चीज है वो मेजरली याद रखनी है। बाकी अगर कोई स्प्रिंग का गंदा सा क्वेश्चन आ रहा है उसको स्प्रिंग से रिप्लेस करके कर लो। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करके बताओगे। सपोज ये मेरे पास एक मासलेस पुली है, इस पे एक साइड से मैंने एक स्प्रिंग टांग रखा है एंड आई हैव हंग सम मास m हियर, एंड दूसरी साइड पे मैंने कुछ ऐसे एक स्ट्रिंग टांग रखी है और इस पे मैंने कुछ 2m मास लगा रखा है, इस पे मैंने कुछ 2m मास लगा रखा है। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी इलोंगेशन हो जाएगी अगर ये सिस्टम तुम्हारा इक्विलिब्रियम में गिवन है। फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो कैसे करोगे? नहीं इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, सपोज तुम्हारा टेंशन वगैरह सब कुछ लग रही है, एक्सेलरेशन लग रही है, बस तुम्हें यहाँ पे बोला गया है। के लगेगा वो 20 लगेगा ना, फिर से बताओ। जो के लगेगा वो 20 न्यूटन का लगेगा ना, फोर्स जो इस पे लगेगी एम पे। अच्छा कैसे? मैम क्योंकि एम पे 2m फोर्स लगा रहा है और 2m को अगर हम मान लेते इसको हैं एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दो, एक वो स्प्रिंग को रिप्लेस करो एक स्प्रिंग से। इक्विलिब्रियम में मैम पूरा सिस्टम है। इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन आ रही है, एक्सेलरेशन आएगी इसके अंदर। मैम किस तरफ आएगी? बताओ किस तरफ आएगी। अब अगर इस 2m, सिस्टम को 2m. मैंने बोला सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इमेजिन दैट दिस वाज अ सिंपल पुली वाला सिस्टम, इमेजिन दैट दिस वाज अ सिंपल पुली वाला सिस्टम। तो यहाँ पर अब तुम्हारे पास कुछ मास है m, यहाँ पर तुम्हारा मास है 2m। इसको सॉल्व कर सकते हो। ऊपर की डायरेक्शन में मैम एक्सेलरेशन आएगी, नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगी। यहाँ पर ऊपर टेंशन लग रही है, यहाँ पर ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे मेरा कुछ फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पर भी मेरा कुछ फोर्स लग रहा है 2mg। मैम इस यहाँ पे 2mg लगेगा। हाँ, so can you tell me what will be the value of acceleration and tension in this case? 10। Acceleration की 10 आ रही है? नहीं कुछ mg वगैरह के टर्म में आएगी, तो मैं m पता थोड़ी है कितना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो दो इक्वेशन नहीं बन जाएंगी मेरे पास। एक तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू ma, है ना, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, 2mg माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू 2ma, 2m। है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आ जाएगी ना बेटा मेरे पास। क्या आएगी, 3mg इज इक्वल्स टू 3ma। नहीं 3mg थोड़ी है, 2mg माइनस mg है ना, तो mg इज इक्वल्स टू 3ma आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आ जाएगी, g/3। इज दिस ओके? यस मैम। अब ये को यहाँ पर डालिए। मैम एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ बेटा, मैम आपने टेंशन में से जब mg घटाया तो ma आया, ये तो समझ आ गया। फिर आपने 2mg में से भी घटाया तो 2ma आ गया। दोनों ब्लॉक्स की इक्वेशन है ना बेटा अलग अलग। पहले ब्लॉक ऊपर मूव फिर कर रहा है, mg इक्वल टू ma कैसे हो गया, आपने ऐड कर दिया। हाँ दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी ना। ओके ठीक है, तो यहाँ से अब टेंशन की अगर वैल्यू निकालोगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg प्लस ma, तो 4mg/3 आ जाएगी, है ना। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन में अज्यूम कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ये एक्सेलरेशन आया है g/3 के बराबर आया है, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगी। समझ मैम में मेरा आया? क्वेश्चन में थोड़ा 14/3 आ रही थ्योरी में टेंशन। दिक्कत आ रहा है मुझे उसकी। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। मैम आपने जब इक्वेशन ऐड करा था, मैम टेंशन से टेंशन आपने कैसे काटा? क्योंकि मैम वो तो उधर एक spring जगह का पे force t है। माइनस mg है, एक जगह पे माइनस टी है, एक जगह पे प्लस टी है, दोनों को ऐड करूंगी तो कट जाएगा ना। नहीं मैम, जो मैम पहली इक्वेशन का टी है वो तो मैम स्प्रिंग का फोर्स है। मैं बोल रही हूँ कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने रिप्लेस कर दिया है विद सम रैंडम
जो ये पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया है। अब वो स्प्रिंग वाली चीज अभी इस एनालिसिस के लिए भूल जाओ, स्प्रिंग वाली चीज पे अब मैं आऊंगी, स्प्रिंग वाली चीज पे मैं अब आऊंगी। अब इसका क्या मतलब है यार, ये टेंशन वाली चीज मैंने क्यों लगाई है कि जितनी फोर्स यहाँ पर लगेगी ये वाली साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, उतनी तो फोर्स यहाँ पर भी लगेगी ना। अब वो Yes, टेंशन ma'am. हो वो कुछ भी हो, तो मैंने टेंशन लेके सॉल्व कर दिया ताकि उसकी वैल्यू आ जाए मेरे पास, वरना तुम दोनों को कंपेयर ही नहीं कर पाते जो आपका डाउट चल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी आगे, ये वाला पार्ट तो मैंने सिंपली अपनी प्रीवियस नॉलेज से कर लिया। अब ये जो टेंशन है इसको मैं इक्वेट कर दूंगी स्प्रिंग फोर्स से। ये जो टेंशन है यही तो मेरी स्प्रिंग की फोर्स भी होगी जितनी फोर्स स्प्रिंग में लग रही है। तो इसका क्या मतलब Yes, है दैट k डेल्टा x जितनी मेरी इलोंगेशन स्प्रिंग में होगी विल बी इक्वल टू व्हाट 4mg/3। तो आ गई ना यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू yes, ma'am. 4mg/3 के। इस तरीके से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इज इट ओके एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? मैम एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ बेटा। मैम, जैसे एक सिस्टम है उसमें मैम एक स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग दोनों साथ में जुड़ी हुई है, तो उन दोनों स्प्रिंग और स्प्रिंग पे सेम ही फोर्स होगा? हाँ तो दोनों स्ट्रिंग को तुम एक तरीके से वो टेंशन वाली चीज इमेजिन कर लो। ओके मैम, क्योंकि दोनों मासलेस हो गए ना। हाँ अगर दोनों की दोनों मासलेस है, मासलेस में तो प्रोपोगेशन सेम ही रहती है ना बेटा, मासलेस में तुम्हारा Okay, कुछ भी ma'am. कर लो, मासलेस में अब मैम प्रोपोगेशन clear हो सेम ही गया। रहेगी, क्योंकि उसका खुद को तो कोई फोर्स लग नहीं रही ना बेटा। इसमें अब क्लियर हो गया। ठीक है, वहां पे खाली डिफरेंस ये है कि स्प्रिंग के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो अलग है, उसके अंदर कुछ इलोंगेशन वगैरह आ जाएगी, तो वो इलोंगेशन हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. मैम ठीक ये है। क्वेश्चन एक बार वापस बता दो। अच्छा ये क्वेश्चन ये समझ में आया कि ये वाली जो पुली सिस्टम है उसमें एक साइड पे तुम्हें स्प्रिंग गिवन है, एक साइड पे थ्रेड गिवन है, एक पे m लगा हुआ है, एक पे 2m लगा हुआ है। तुमसे टास्क क्या पूछा है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी हो रही है ये बता दो। सही है बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताई कि इस तरीके के क्वेश्चन में स्प्रिंग को रिप्लेस कर दो एक सिंपल स्प्रिंग से। जो ये तुम्हारा स्प्रिंग है उसको एक सिंपल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो और टेंशन की वैल्यू निकाल लो। तो ये तो एटवुड मशीन बन गई, इसमें टेंशन की वैल्यू तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, यस मैम। है ना बेटा? तो टेंशन की वैल्यू आ गई। अब ये जो यहाँ पर जो सिस्टम था वो मेरे पास स्प्रिंग था, तो इसको तुम इक्वेट कर सकते हो विद द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विच इज इक्वल टू k डेल्टा x। वहां से डेल्टा x की वैल्यू आ गई। ये स्टेप्स रहेंगे हमारे। मैम आपने टेंशन इज इक्वल टू में एफ एस पी क्या है यहाँ पे? फोर्स ऑन द स्प्रिंग, अच्छा ठीक है, वो फोर्स ऑफ स्प्रिंग। मैम, अब आपने फिर टेंशन को के डेल्टा एक्स के बराबर, मतलब उसके बराबर कर टेंशन दिया। को फोर्स ऑफ द स्प्रिंग जो है वो तो k डेल्टा x के बराबर होती है ना बेटा, k मल्टीप्लाइड बाय द इलोंगेशन। इसको मैंने टेंशन जो 4mg/3 आई थी उसके इक्वल रख दिया। सही है बेटा? तभी जो बच्चे लेट आए थे उनको मैंने कहा था कि ये kx वाला एक्सप्रेशन समझ लो, उससे तुम्हारा पूरा क्लास हो जाएगा। चलूं आगे? मैम एक और क्वेश्चन था। हाँ बेटा। मैम जैसे रियल केसेस में जो स्ट्रिंग होती है उनमें भी हल्का फुल्का इलोंगेशन आता होगा, क्योंकि उनमें भी हाँ। कांस्टेंट होता होगा। हाँ उनमें भी आता है, क्योंकि अब ये चीज है ना हम अगले बार पढ़ेंगे जब हम वो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज वगैरह में जाएंगे, जहां पर हम इनके अंदर क्या स्ट्रेस हो रहा है क्या स्ट्रेन हो रहा है वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट हाँ रियल केसेस में वो भी इलोंगेशन यहाँ पर वो मासलेस नहीं होते ना। ओके मैम। मासलेस नहीं होगा तो उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर भी उसकी लेंथ भी चेंज होएगी, वो इनएक्सटेंसिबल भी नहीं होते, हर पॉइंट पे तुम्हारी टेंशन कुछ डिफरेंट लगेगी। ठीक है बच्चों, चलूं आगे? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा ऐसे ये जो स्प्रिंग वाला चीज है वो डन एंड डस्टेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करोगे? ये क्वेश्चन मैम देखो। स्प्रिंग के अंदर जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। करो। फ्री बॉडी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें बोला क्या है कि 2 ब्लॉक्स है ए और बी, दोनों का मास सेम है और उन दोनों को तुमने एक स्प्रिंग से ज्वाइन कर रखा था और ब्लॉक ए को हमने किसी स्प्रिंग से सबटेंड कर रखा है। अब ये जो धागा है ये मैंने काट दिया, ठीक है? अब ये जो धागा है ये धागा मैंने काट दिया, ये धागा मैंने काट दिया। तो तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दैट यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। जैसे ये धागा कटेगा वैसे ही दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी ये तुम्हें बताना है। धागा कटने के बाद क्या बतानी है? कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएंगी। बी वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, ए वाला ब्लॉक ऊपर भाग जाएगा, तो दोनों ब्लॉक की तुम्हें बतानी है कि कितनी एक्सेलरेशन आएगी। सेम ही रहेगा ना एक्शन रिएक्शन की वजह से शायद। नहीं, एक बार करो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। मैम अगर मैम स्प्रिंग कांस्टेंट को k ले लेंगे और जो वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो डेल्टा x ले लेंगे, तो मैम एक्सेलरेशन आ जाएगा k डेल्टा x अपॉन 2m। ठीक है,
ठीक है, देखो इसमें अब क्या होगा कि तुम्हारा एक ब्लॉक नीचे गिर गया, एक ए वाला ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। ये ए और बी ब्लॉक एक धागे से बंधे हुए थे, ए ब्लॉक स्प्रिंग Yes, से ma'am. लगा हुआ है। तुमने अगर ये धागा काट दिया तो बी ब्लॉक तो नीचे गिरेगा, ए ब्लॉक तो ऊपर चला जाएगा। Yes, ma'am. तो दोनों की कुछ अलग अलग आएगी एक्सेलरेशन। मैम बी की मैम तो जी ब्लॉक आएगी ना, बी तो तो बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बी बोला। तो चलो सबसे पहले ब्लॉक बी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले ब्लॉक बी की बात कर लेते हैं। तो इसको तुम सॉल्व भी कैसे करोगे भाई? इस पे दो तरीके से फोर्सेस लग रही है ना तुम्हारी। ब्लॉक बी पे इनिशियली कौन सी फोर्स लग रही है? जब तक ये धागा लटका हुआ था, जब तक ये धागा लटका हुआ था ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रही थी मैम, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा था। MG. सही है ना? दिस इज फॉर ब्लॉक बी। तो यस अब मैम, after I have cut it, then only mg is acting on it. Yes, ma'am. MG. है ना? After you have cut it, then only mg is acting on it and it is going downwards with some acceleration. तो यहाँ से तो तुम्हें clearly दिख रहा है कि acceleration की value will be equal to g in the case of block B. Now what is happening in the case of block A? That is what you have to tell me. ठीक है, ब्लॉक बी का क्लियरली दिख रहा है, ब्लॉक ए के केस में क्या होगा ये तुम्हें मुझे बताना है। तो ब्लॉक ए का भी ऐसे ही सॉल्व करो, ब्लॉक ए का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, पहले वाले में जब हमने स्ट्रिंग नहीं काटा है और दूसरे वाले केस में जब हमने स्ट्रिंग काट दिया। ठीक है, दोनों सिचुएशंस में ब्लॉक का भी तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैम 20 मैम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी जी। जी के फॉर्म में आएगी, आई थिंक जी ही आएगी इसकी भी, जो दूसरी नहीं, एक सेकेंड, हाँ जी ही आएगी इसकी भी, बस ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, कैसे करूंगी ये क्वेश्चन देख लिया सबने? नेक्स्ट मैम स्लाइड के डेल्टा एक्स अपन 2m आएगी एक्सेलरेशन। मैम नहीं। कटने से पहले तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था ना? हाँ, कटने से पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अब देखो ब्लॉक ए पे आ जाओ, वही है ना हमारा प्रॉब्लमेटिक ब्लॉक, तो ब्लॉक ए ही है। तो अब ब्लॉक ए के अंदर तुम्हारी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? इनिशियली बिफोर द सिस्टम वाज कट, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ तो इसका भी मास m के बराबर है। नीचे की Yes, डायरेक्शन ma'am. में कुछ टेंशन लगेगा, नीचे की Yes, डायरेक्शन में, ma'am. नीचे की डायरेक्शन में इसमें mg लग रही है ना? ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी स्प्रिंग की वजह से कुछ फोर्स लग रही है, उसको तुम टेंशन ले लो या फिर स्प्रिंग फोर्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इस सिचुएशन में मैटर थोड़ा कम करेगा। सही है ना? यहाँ से मेरे पास कुछ आ गई? हाँ बेटा। यस मैम, मैम जो T2 मैम अगर इसको माने मैम जो स्प्रिंग जिस फोर्स से खींच रही है मैम मतलब 2m को खींच रही है ना, दो मास उसको खींच रही है ना, एक नीचे का है और ना ऊपर का है, तो वो 2m होगा ना टोटल वो मास। कहाँ खींच रही है? देखो अगर मैं यहाँ से इसके फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन की वैल्यू लिखती हूँ तो T इज इक्वल टू mg आ जाएगा ना मेरे पास। यस मैम, ठीक है, तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो तो नीचे वाले से m से ही कनेक्टेड है ना? यस मैम, वो तो उससे कनेक्टेड है मैम, जैसे मैम पहले भी क्वेश्चन हाँ बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, वही मैं भी प्रूव करूंगी। अगर मैं यहाँ पर फोर्स ऑन स्प्रिंग लिखूंगी तो कितनी हो जाएगी? mg प्लस t। तो उसको सिस्टम इमेजिन कर लोगे तो फोर्स ऑन स्प्रिंग डायरेक्टली तुम्हारे पास 2mg आ जाएगी, क्योंकि टेंशन की वैल्यू अभी हमने लिखी थी ना mg के बराबर। यस मैम, यही बोल रहे थे ना आप बेटा? हाँ यस मैम, सही है ना? तो ये आ गई फोर्स ऑन द स्प्रिंग। अब फाइनली क्या हो रहा है, अगर तुमने सिस्टम को काट दिया तो अब ना ये चीज इमेजिन करो, तुम ये चीज अपने आप भी इमेजिन कर सकते हो कि सिस्टम को जैसे ही काटोगे, जैसे ही सिस्टम को काटोगे वैसे ही सिस्टम तुम्हारा ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ. तो जो स्प्रिंग की फोर्स है वो स्प्रिंग की फोर्स तो एज इट इज रहेगी ही, यहाँ पर स्प्रिंग की फोर्स तो एज इट इज यहाँ पर रहेगी ही, बस तुम्हारी टेंशन वाली फोर्स एक तरीके से हट गई है। अब ये तुम्हारा मास था, दिस मास इज मूविंग। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ। मैम mg तो समझ आ गया कि ब्लॉक के मास की वजह से ग्रेविटी खींच रही थी, और fs भी समझ आ गया क्योंकि स्ट्रिंग से वो कनेक्टेड है। हाँ। तो मैम लेकिन फिर आपने इसमें एक्स्ट्रा टेंशन क्यों लगाया, दो एक और टेंशन क्यों लगा, क्योंकि ब्लॉक तो कट गया है हमारा। वो इनिशियल केस है, अब फाइनल केस में थोड़ी लगाऊंगी। इनिशियली जब ब्लॉक अभी कनेक्टेड था तब हमने लगाया है ये। ठीक है, दिस इज द इनिशियल केस। फाइनल केस तब है जब अब मैंने काट दिया है, तो अब मेरी ऊपर की डायरेक्शन में मेरा ब्लॉक कुछ मूव करेगा। तो अब यहाँ पे तुम्हें एफएस भी पता है कितना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लोगे ना? यस मैम, 2 आएगी। हाँ, नहीं जी आएगी, बस जी आनी चाहिए। ये तुम्हारी कुछ A1 मैम ये केस पूरी भी तक समझ सकता है फाइनल वाला? कौन सा फाइनल वाला? कहाँ इक्विलिब्रियम है? दोनों ब्लॉक तुम्हारे मूव कर गए, उसके बाद कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आ जाए तो आ जाए, अभी तो दोनों ब्लॉक मूव कर गए, है ना? इक्विलिब्रियम में अभी इनिशियली नहीं है। सही है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगी, क्या इक्वेशन बनेगी? Fs माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय जो भी नई एक्सेलरेशन आई है वो। Fs की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 2mg आई थी, माइनस mg विल बी इक्वल टू ma। सही है ना? तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि ma की वैल्यू कितनी आ गई? mg के बराबर।
तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी जी के बराबर ही आई है, बस ये ऊपर की डायरेक्शन में आई है, वो नीचे की डायरेक्शन में आई है। सही है। तो अगर हमने mg माइनस क्यों करा इसमें से? क्योंकि मैम एक ब्लॉक कट गया इसलिए। नहीं, वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, एक ऊपर की डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है ना इस केस में। तो अगर एक्सेलरेशन ma'am, निकालोगे mg लग रहा तो fs माइनस mg विल बी इक्वल टू ma से निकालोगे ना भाई। सेम न्यूटन लॉ वाला Yes, एनालिसिस कर रही हूँ। अब तो यहाँ पे तो तुम्हारा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं हुआ, यहाँ पे तो kx वाली चीज भी मैंने यूज नहीं करी। मैम हाँ बेटा, मैम एक बार बताओ, आपने जो फोर्स ऑन स्प्रिंग है और mg को जब हम माइनस करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास का मल्टीप्लाई जब वो घटा देते हैं स्प्रिंग से उसके, तो मतलब हमें मास और एक्सेलरेशन मिलता है। यार ये कोई ऐसा वो थोड़ी है कि खाली इससे यही तो सब चीजें करते नहीं है अभी न्यूटन लॉ में कि जो नेट फोर्स होगी उसी की वजह से तो एक्सेलरेशन आएगी। नेट फोर्स यहाँ पर कितनी है? fs माइनस mg। मैम यस मैम। तो यही सब चीजें तो करता है ये एटवुड मशीन वगैरह, जितनी भी सारी पुरानी क्लासेस नहीं है, एक बार रिवाइज कर लो सब बच्चे। तुम्हारी आज क्लास नहीं है, ये अभिजय वगैरह को बता रही हूँ। अभी चलो 11B05 तो रात को मेरे पास आएगा, तुम्हारी अभी क्लास है नहीं, रिवाइज करो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बैठ के। मैम नहीं मैम, वो मैम बात है तो। नहीं है। 11B तो है 01 की नहीं है, 5 की है भाई। मैं बोल रही हूँ 5 वाले बच्चे आएंगे, आधे बच्चे नहीं आएंगे, आधे बच्चे आएंगे अभी रात के। तो जो बच्चे नहीं आ रहे वो रिवाइज कर लो फिजिक्स, कल की भी छुट्टी है तुम्हारी। अब एक लास्ट क्वेश्चन। शाम को मैम केमिस्ट्री और मैथ्स की है ना मैम आज तो। हाँ, फिजिक्स की नहीं है ना, मेरे से मुलाकात नहीं हो रही ना, अब मिल लिया ना तुम मेरे से। ठीक है, अब एक फाइनल क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये स्प्रिंग बैलेंस का एप्लीकेशन है। इसके बाद ये वाला पार्ट खत्म है तुम्हारा। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैम इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो इसके 20 kg की ब्लॉक को सबसे पहले लेंगे। मैम इसके अंदर mg और टेंशन लग रहा है अभी सिर्फ। चलो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका हम लोगों ने क्या देखा था कि इसको स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। एक मेरे पास एक स्प्रिंग है, दूसरा मेरे पास दूसरा स्ट्रिंग है, और नीचे मैंने कुछ मास टांग रखा है इनके mg। सही है। तो अब mg की वजह, मास टांग रखा है m, मास टांग रखा है m, तो m की वजह से नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगी। mg ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगी, सपोज दैट इज इक्वल टू T1, T1 की कितनी वैल्यू आएगी? ma आएगी ना। 200 न्यूटन। मास गिवन है क्या? अच्छा हाँ, मास तुम्हें गिवन है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो दैट T1 की वैल्यू हो जाएगी 200 न्यूटन, विच इज इक्वल टू mg। भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम तो तुम्हारा मासलेस है, तो T2 और T1 तो इक्वल नहीं हो जाएंगे? यस मैम वो तो है मैम, यस पर मैम जो स्प्रिंग बैलेंस है मैम वो तो मास रीड करता है ना। हाँ, तो दोनों में जो मास है वो, अब देखो, अब दोनों के दोनों तुम्हारे, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस भी मासलेस ही है, टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस, तो वो भी तुम्हारा 20 किलो ही रीड करेगा। स्प्रिंग बैलेंस तुम्हें 20 किलो ही देता है, बट वेइंग मशीन में हमने पढ़ा था ना कि वेइंग मशीन उसके ऊपर जो नॉर्मल लग रही है वो मेजर कर रहा है। वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस भी जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर फोर्स लग रही है उसको मेजर करता है। मैम यस ठीक है, अगर उसको भी तुम लिफ्ट वगैरह में लग दोगे तो मामला चेंज हो जाएगा, क्योंकि जी इफेक्टिव की वैल्यू चेंज हो जाती है। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम। हाँ बेटा, मैम आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर ये कहा था कि एक इक्विलिब्रियम नहीं है मैम, तो इसमें इक्विलिब्रियम आपने बोला कि ये है। तो ये तो हो रहा है ना, ये तो तुम्हारे, तुमने दोनों स्प्रिंग बैलेंस टांग दिए, उसके बाद वो 20 किलो के मास का वेट ही तो मेजर करके बता रहे हैं तुम्हें। मैम इसका मतलब हो गया ना कि अगर कुछ चेंज कांस्टेंट सिर्फ है तो हम अगर कुछ चेंज करोगे तुम सिस्टम में, सपोज तुम्हारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, अब मैंने उसको छेड़छाड़ी कर दी, तो अब सिस्टम हिल गया ना, अब कहाँ है इक्विलिब्रियम में? हो सकता है कुछ टाइम बाद फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए, बट एक बार के लिए तो हिल गया ना सिस्टम, वो तो कुछ एक्सीलरेशन से ऊपर नीचे जाएगा ही। यार रियल सिचुएशन इमेजिन कर लो, अगर इस तरीके की रियल सिचुएशन है तुम्हारे पास, तुमने अब इसको हिला डुला दिया, तुमने इसको खींच दिया या फिर इसको ऊपर कर दिया, तो तब तो ये दोनों की दोनों एक्सीलरेशन आ जाएंगी ना। फिर कुछ टाइम बाद वो एक्सीलरेशन कम हो गई, हो सकता है जीरो हो जाए, वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए सिस्टम। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा? बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस विल रीड द सेम फोर्स, कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ, नहीं आ रहा क्या? दिख नहीं रहा। आ तो रहा है ब्लू नहीं आ रहा, बोथ द स्प्रिंग्स बैलेंस आ रहा है। अच्छा, बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस विल रीड द सेम फोर्स, दोनों पे फोर्स तुम्हारी सेम लग रही है, जो टेंशन के बराबर लग रही है, जिसकी वैल्यू हमारी आ गई है 200 न्यूटन। तो दोनों पे जो रीडिंग होगी वो तुम्हारी 20 किलो की ही होगी। ये वही वेइंग मशीन वाला सेम केस है, इसको अब तुम लिफ्ट वगैरह में भी देख सकते हो, वही सेम तुम्हारा जी इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके मैम।
सही है? मैम ये वाला मैम एक ma'am. बार और बता दो। ये वाला एक बार और बता दूं तो बेटा ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, तुमने 2 स्प्रिंग बैलेंस लिए, दोनों को ज्वाइन कर दिया एक दूसरे से और नीचे एक मास टांग दिया 20 किलो का। हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था स्टार्टिंग में स्प्रिंग बैलेंस के बारे में कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग करता है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो रीडिंग करेगा। ठीक है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है ना वो रीड करता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले वाले स्प्रिंग बैलेंस में तो जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर वो mg के बराबर लग रही है तो वो mg रीड कर देगा, है ना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरा वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है उस पर भी तुम्हारी फोर्स सेम लग रही है, उस पर भी तुम्हारी फोर्स सेम लग रही है क्योंकि दोनों के दोनों मासलेस है तो T1 और T2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। सो बोथ ऑफ दी स्प्रिंग बैलेंस विल रीड 20 kg ओनली। सही है बेटा? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम ये सब सही है। तो चलो फिर इतना ही Okay, करना था। ma'am. बढ़िया है, मजे आया आज की क्लास में। हमारा ये फोर्स ऑन द स्प्रिंग वाला पार्ट भी अब ओवर हो चुका है। अब जिनकी भी जैसे मेरी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम कंस्ट्रेंट मोशन शुरू करेंगे, वो तुम्हारा काफी जरूरी पार्ट है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो प्लीज अपने ये जो पुली वगैरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड पुली के साथ साथ मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो दैट इज व्हाई वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। मैम मूवेबल पुली का क्या मतलब है कि अगर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स रखा है तो उधर से वो मोशन स्टार्ट कर देगा? मूवेबल पुली में क्या हो रहा है, जैसे एक तो पुली हो गई तुम्हारी जो ये वेल पे होती है, जैसे वो कुआं होता है ना, तो कुएं में तो तुम जैसे खींच रहे होते हो। चलो एक सेकंड रुको, मैं एक बार चल इतना ही पढ़ते हैं अभी क्लास में, बाकी तो मैं दिखाती हूँ यूट्यूब पे एक चीज।